हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। सुबह के बज चुके हैं 9 और इस सुहाने समय में, पढ़ाई के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय में, मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। सुबह के 9 बजे हैं और मैं आपके साथ किए गए वायदे जो हमने कभी किया ही नहीं था, लेकिन एक वादा था कि आपको पढ़ाऊंगा जरूर, तो उसी वादे को कंप्लीट करते हुए, पूरा करते हुए मैं अभी कंपाउंड इंटरेस्ट को कंटिन्यू कर रहा हूं आगे। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल सा मैंने आपको एक तरीका बताया था, ब्याज पर भी ब्याज कैलकुलेट होता है और वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पहले भी पढ़ा है और इसके जहां जहां जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें हर में एक हम नया तरीका, नया कंसेप्ट सीखते हुए सवालों को आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास को एक नए उत्साह, नई उमंग के साथ शुरू करने के लिए मैं आप सभी लोगों की इजाजत चाहता हूं और आप सभी लोगों की सहमति से मैं शुरू करने जा रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास। आज की क्लास के पहले इस शानदार लाजवाब क्वेश्चन के साथ, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 रुपीज फॉर 2 ईयर एंड 73 डेज एट द रेट ऑफ 5%। कि 20,000 रुपए की राशि पर 20,000 रुपए की राशि पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष और 73 दिन का ब्याज ज्ञात करो। 2 वर्ष और 73 दिन का ब्याज ज्ञात करो। अभी जो इसमें नए नए खिलाड़ी अभिमन्यु आए हैं, जो एसएससी के फील्ड में, मैथ के फील्ड में नए नए खिलाड़ी अभिमन्यु हैं। कौन से अभिमन्यु? इन द सेंस कि जो अभी इस युद्ध में नए हैं, जिनको अभी तक पूरा चक्रव्यूह भेदना नहीं आता, जो अभी नए हैं, सीख जाएंगे वो, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। तो वो जो है उनको थोड़ा सा नया लगेगा, जो नए हैं कि सर 2 वर्ष का तो निकाल दूंगा, अब ये 73 दिन का क्या लफड़ा है। 2 वर्ष का तो मैं निकाल दूंगा, ये 73 दिन का क्या लफड़ा है। तो इस 73 दिन के लफड़े का देखो सिंपल सा मतलब ये है, इस 73 दिन के लफड़े का मतलब ये है कि आपसे कभी भी, मतलब आप बोलोगे कि सर ये तो बिल्कुल जाती हो रही है, ये तो गलत हो रहा है, कल को पूछ लेगा 2 वर्ष और 42 दिन का निकाल दो, 2 वर्ष और 25 दिन का निकाल दो। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत रेयर केस में, बल्कि होगा ही नहीं ऐसा रेयर केस कि आपसे 42-25 पूछे, वो आपसे सिर्फ 73 दिन। याद रखना, ये नोट बना के लिख लो कि या तो वो हमसे 73 डेज पूछेगा या फिर इसका मल्टीपल पूछे। वो हमसे 73 डेज या फिर इसके मल्टीपल ही पूछ सकता है। क्यों? उसका एक कारण है, उसका एक कारण है। आप बताओ, एक जनरल ईयर में, एक नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? एक ईयर में दिन होते हैं 365 डेज। हम लीप ईयर को अगर हटा दें, लीप ईयर को अभी हम काउंट नहीं कर रहे, तो एक जनरल कोई भी ईयर है, एक नॉर्मली ईयर में 365 दिन होते हैं। तो 73 दिन कितने हो गए? 73 दिन 365 में जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 365 में जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आएंगे 73। जब मैं 5 से गुणा करूंगा, भाग दूंगा, तो आएंगे 5 सत्ते 35, 5 दिया 15। 73 दिन यानी कि ये है 1/5 ईयर। तो कभी भी 73 दिन आए तो देख के घबराना नहीं है कि ये मुझसे क्या दिनों की पूछ रहा है, ये आपसे 1/5 ईयर पूछ रहा है। जैसे मान लो 73 का दुगना कभी पूछ ले, 146 दिनों का ब्याज निकालो, 146 दिनों का ब्याज निकालो, तो कैसे निकालेंगे? 2/5 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मान लो आपसे एग्जामिनर का मूड है कि हम वास्तव में टैलेंट को सर्च करें, वास्तव में ये एबिलिटी चेक करें कि किसमें गणित की अच्छी नॉलेज है, वो आपसे मान लो कभी 25 दिनों का भी पूछ ले, 25 दिनों का भी पूछ ले, तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप थोड़ी सी शांति से कर सकते हो कि 25/365 ईयर हो गया ये, कि 365 दिन तो एक ईयर है, तो 25 दिन कितना हो गया? 25/365, 5 से काट दो, 5/73। तो वो आपसे 5/73 पोर्शन ईयर के पूछ रहा है, एक ईयर के 5/73वें भाग के पूछ रहा है। लेकिन जनरली ऐसा पूछेगा नहीं, क्योंकि उसको आपको ऐसे सवाल देने हैं जिनको आप इजीली कम समय में सॉल्व कर सको। वहां पर एक मोटो यही है कि जो एसएससी मेंस के आपके 100 क्वेश्चन हैं,
एसएससी मेंस के 100 क्वेश्चन है वो 2 घंटे में हल होंगे ही, 2 घंटे में हल होंगे ही, इसी हिसाब से वो पेपर बनाया हुआ है। तो आपसे जनरली ऐसी चीजें कोई भी फालतू की नहीं पूछेगा जो आपका जबरदस्ती टाइम किल करे और उसका कोई पॉजिटिव आउटपुट नहीं निकले। तो वो आपसे 25 दिन वगैरह पूछेगा नहीं, और अगर पूछा भी कभी बाई चांस तो वो 73 के मल्टीपल में पूछेगा, तो आपका 73 से 73 कैलकुलेट हो जाएगा। अभी के लिए सिंपल सी बात यह है याद रखने की कि 73 डेज जो होते हैं वो होता है 1/5 ईयर। इस पूरी हमने जो अभी यहाँ पर कहानी पढ़ी, पूरी जो समझा, उसका मतलब यही है कि 73 डेज का मतलब है 1/5 ईयर। तो 2 वर्ष और 73 दिन, यानी कि रेट तो हमारी है 5%, और जो हमारा टाइम है वो है 2 सही 1/5, 2 सही 1/5 साल का यहाँ पर टाइम है। तो पूछ रहा है 20,000 रुपए की धनराशि पर, 20,000 रुपए की धनराशि पर 5% से 2 सही 1/5 साल का। अब आप देखो 2 साल तक के लिए तो रेट में 5% ही काउंट कर लूंगा, 2 साल तक के लिए तो रेट 5% ही काउंट हो जाएगी। कैसे? पहली साल तो मेरी रेट होगी 5%, दूसरे साल फिर से मेरी रेट होगी 5%। अब ये जो 1/5वां भाग है ईयर का, तीसरे ईयर का 5वां भाग है, तीसरे ईयर का 5वां भाग है, तो रेट भी मेरी 5वां भाग 1% हो जाएगी। ये आपको समझ में आना चाहिए कि 1/5 साल के लिए रेट कितनी हो जाएगी। मैं मतलब एक साल के लिए पूरा 5% के हिसाब से निकालना है, तो 1/5 साल के लिए 1%, 5 में 5 का भाग दे दो। अब आसानी से आप कर दोगे कि यहां पर रेट है 1%, तो आपको प्रिंसिपल से अमाउंट निकाल दोगे। प्रिंसिपल से अमाउंट की 5% की रेट है, 5% की रेट है, यानी 20 से बढ़कर हो गया 21। 5% का मतलब है 1/20, कि 20 से बढ़कर कितना हो गया 21। दूसरे साल फिर से 5% था तो 20 से बढ़कर हो गया 21। दूसरे साल फिर 5% था तो 20 से बढ़कर हो गया 21। तीसरे साल यानी जो 1/5 जो मेरा टाइम था, 73 दिन का जो टाइम था 1/5 ईयर का, उसमें 100 से बढ़कर हो गया 101। 100 से बढ़कर कितना हो गया 101, यानी टोटल 40,000 रुपए की धनराशि, टोटल 40,000 रुपए की धनराशि बढ़कर कितनी होगी। 21 × 21 हो गया 441, 21 × 21 हो गया 441, तो इसको ऐड कर दो 44541। 441 को 101 से गुणा करना है, तो 44541 कैसे आया। आप भी गुणा करो, जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद से गुणा करोगे, अपने आप समझ जाओगे कैसे आया। मतलब अगर मैंने 2 साल और 73 दिन के लिए 40,000 रुपए की राशि निवेश की थी, तो मुझे बढ़कर कितनी मिलेगी 44,541 रुपए, 44,541 रुपए। तो यहां पर इंटरेस्ट कितना हो गया, यहां पर जो ब्याज हो गया वो हो गया 4541 यूनिट। यहां पर ब्याज हो गया 4541, क्योंकि यहां पर मैं रेशो में बात कर रहा हूं। रेशो में क्यों? क्योंकि 40,000 थोड़ी दी हुई है मुझे, 40,000 तो दी हुई नहीं है मुझे। कितनी दी हुई है राशि? 20,000 रुपए। मुझे राशि दी हुई है 20,000, यानी 40,000 की जगह 20,000 है, 40,000 की जगह 20,000 है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट भी आधा हो जाएगा। 40,000 की जगह राशि ओरिजिनली 20,000 है, आधी, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इसका आधा, यानी कि ये हो गया 2270.5। 4,541 यूनिट है, इसका आधा करना है। 4,000 का आधा 2,000, 540 का आधा 270 और 1 का आधा 0.5। तो इसमें टोटल जो मेरी राशि हुई, जो टोटल ब्याज हुआ 2270 रुपए और 50 पैसे। ऑप्शन नंबर सी कैनरा बैंक हमारा आंसर हो गया। अब अगर आप इस 20,000 की राशि पर कैलकुलेट करने बैठ गए उन साधारण तरीकों से, तो कैलकुलेशन होनी ही जानी है, आपके आंसर बहुत ज्यादा लेट आएगा। कि मुझे 5% तो था मेरे 2 सालों के लिए, एक जो 73 दिन के लिए 1%, 40,000 से ब्याज मुझे मिला 4,541, तो 20,000 से उसका आधा 2270 रुपए और 50 पैसे मेरा ब्याज हो जाएगा।
इस तरीके से इन सवालों को करेंगे। बिल्कुल आसानी से करना है, आराम से समझना है, हर एक चीज समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ इजीएस्ट वे में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर थर्ड ईयर ऑन ₹6,400 एट द रेट ऑफ 12.5%। कि 6400 की राशि किसी ने उधार ली थी 12.5% पर एनम से, 12.5% पर एनम से। तो मुझे पूछ रहा है कि उसके तीसरे साल के SI और CI में डिफरेंस ज्ञात करो। उसके तीसरे साल के SI और CI में डिफरेंस ज्ञात करो। दो तरीके से बताऊंगा, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो बेटर है आपके लिए, और मैं भी पर्सनली बताऊंगा कि कौन सा आपको प्रेफर करना चाहिए। पहली कंडीशन, प्रिंसिपल है मेरा 6400 रुपए, पहला तरीका, और रेट है 12.5%। 12.5% यानी 1/8। रेट कितनी है? 12.5%। 12.5% को मैं लिख सकता हूं 1/8। तीसरे साल के CI और SI में डिफरेंस पूछ रहा है। एक बिल्कुल बेसिक तरीका आराम से करेंगे, दूसरा इसका ही अपडेटेड वर्जन जो थोड़ा सा फास्ट कर देगा। पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल को बिल्कुल बेसिक से आराम से कैलकुलेट कर लो। 6400 रुपए पर 1/8 से कैलकुलेट करना है। हर 8 पर 1 रुपए ब्याज लग रहा है, तो पहली साल तो ब्याज लगेगा 800। पहली साल तो ब्याज लगेगा 800 रुपए। दूसरी साल 800 रुपए ब्याज तो लगेगा 6400 पर। दूसरे साल 800 रुपए ब्याज तो लगेगा 6400 पर। और इस 800 पर कितना ब्याज लगेगा? 1/8 से 100 रुपए। क्या हुआ? पहले साल तो मेरा 800 ब्याज लगेगा 6400 पे 1/8 से। दूसरे साल क्या हुआ? 6400 पर तो 800 रुपए ब्याज लगेगा ही 12.5% से, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 800 रुपए पर भी ब्याज लगेगा 100 रुपए। तीसरे साल में आ जाओ, 6400 पर तो लगेगा 800 रुपए ब्याज। अब इस 800 पर लगेगा 100 रुपए, इस 800 पर लगेगा 100 रुपए, इस 800 पर लगेगा 100 रुपए, और फाइनली इस 100 रुपए पर लगेगा 12.5। 12.5% 1/8 है। इस 800 पर तो 100 रुपए, इस 800 पर भी 100 रुपए, और इस 100 रुपए पर 12.5 रुपए। पूछ रहा क्या है? तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। मुझे पूछ रहा है थर्ड ईयर के CI और SI में डिफरेंस। थर्ड ईयर के CI और SI में डिफरेंस। अब आप देखो, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है। मैंने आपको बताया था पहली लाइन तो सिंपल इंटरेस्ट की होती है, क्योंकि पहली लाइन में केवल हम प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट काउंट करते हैं। पहली लाइन में केवल हम प्रिंसिपल जो है, हमारा जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, उस पर इंटरेस्ट काउंट करते हैं। उसके बाद बचा हुआ नीचे इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट करते हैं। दूसरी बार में कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट करते हैं। तो आपसे केवल तीसरे साल का पूछ रहा है। तीसरे साल का ब्याज ये है, CI और SI का डिफरेंस, ये टोटल CI है तीसरे साल का, इसमें से SI 800 रुपए घटा दो, बचा हुआ आ जाएगा 100, 100, 200, 12.5। क्या किया? CI और SI का डिफरेंस निकालना है। या तो मैं पहले पूरा CI लिखूं, उसमें से घटाऊं पूरा SI। आप सिंपल देखो, ये SI यहीं हटा दो ना यार, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो 100, 100, 200 और 12.5, 212.5 रुपए। ऑप्शन नंबर डी फॉर देना बैंक हमारा आंसर हो गया। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, ये भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है अगर आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा जल्दी करो तो, कि 1/8 करना है और डायरेक्ट हो जाएगा। अब मैं जो बता रहा हूं वो डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, कि अगर हमने, अब इसी को मैं फॉर्मूले में बनवा के लिखा रहा हूं, कि मान लो आपका मूलधन है, आपका प्रिंसिपल अगर P रुपए है, अगर आपका प्रिंसिपल P रुपए है, यहां हम P पर ही कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि हमारा फॉर्मूला बिल्ट हो जाए, और आपकी जो रेट है वो है R%, रेट है R%। क्योंकि 3 साल तक जनरली हमारे सवालों में पूछा जाता है, तो अगर हम इस 3 साल का एक बार फॉर्मूला बना लें तो वो भी याद रखना ज्यादा आसान होगा, कि इस P% से, P मूलधन पर R% से ब्याज क्या होगा। टाइम है 3 इयर्स का। P मूलधन पर R% से ब्याज क्या होगा 3 इयर्स पे। तो पहले साल तो मिलेगा P पर R%, P का R%।
दूसरे साल फिर पी का R% और तीसरे साल फिर पी का R%। ये तो हो गया 3 सालों का SI। क्या किया, हर 3 साल तक मुझे हर साल P पर R% के हिसाब से तो ब्याज मिलेगा जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। P पर R% के हिसाब से ब्याज मिलेगा जो सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट पर फिर से मुझे इंटरेस्ट करना है तो इस P के R% का फिर से R%, P के R% का फिर से R%। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इस P, ये जो इंटरेस्ट है इस पे फिर R% से इंटरेस्ट लगेगा। यहां पर इस ब्याज पर फिर से R% पर एनम से ब्याज लगेगा। तो ये P का R% का R%, ठीक है। इस P के R% यानी इस ब्याज पर फिर से ब्याज लगेगा। तो ये तो हमारा ब्याज और ये उसका R% से ब्याज। लास्टली इस ब्याज पर फिर से ब्याज लगेगा। तो P का R% का R%। ये आपका पूरा आंसर हो गया। अब देखो, अगर आपको ये याद है, 3 साल तक का कर लो क्योंकि जनरली 3 साल तक का ही पूछा जाता है। तो अगर ये आप एक बार फॉर्मूला याद कर लो तो आसानी हो जाएगी कि आपसे सेकेंड ईयर का डिफरेंस पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। सेकेंड ईयर के लिए, दूसरी साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में आपके डिफरेंस पूछे तो वो जाएगा P का R% का R%। ये दोनों तो पूरे सिंपल इंटरेस्ट में भी है तो डिफरेंस केवल ये हो जाएगा P का R% का R%। इसी तरह अगर आपसे थर्ड ईयर के लिए पूछे, तो थर्ड ईयर के लिए जो CI और SI में डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 2 P का R% का R%, 2 बार तो P का R% का R% और एक बार इस ब्याज पर भी ब्याज, और P का R% का क्यूब। या आप इसको जनरली ऐसे भी लिख सकते हो, एक और तरीका शॉर्ट में, कि P का R% का स्क्वायर, P के R% का स्क्वायर प्लस 3 P का R% का क्यूब। R% का स्क्वायर और R% का क्यूब ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप अगर यहां से एक बार फॉर्मूला याद कर लो तो डायरेक्ट फॉर्मूले में मान भी रख सकते हो। ये हो गया सेकेंड ईयर का और ये थर्ड ईयर का। ये अगर आपसे पूछ ले पूरे 3 सालों का डिफरेंस, ये भी पूछ सकता है। 3 फॉर्मूले हैं, 3 याद रख लो और कुछ भी नहीं है। कि 3 फॉर्मूले अगर याद नहीं रखोगे तो वहां बनाने पड़ेंगे, इससे अच्छा है याद ही रख लो कि पूरे 3 साल का डिफरेंस पूछे मुझसे, पूरे 3 साल का डिफरेंस पूछे। पूरे 3 साल का डिफरेंस अगर मुझसे पूछे तो कंडीशन क्या होगी, दूसरे साल और तीसरे साल का जोड़ दो, क्योंकि पहले साल तो कोई डिफरेंस होता ही नहीं है, पहले साल तो कुछ ब्याज ही नहीं है, तो उस पे होगा क्या। अगर पूरे 3 साल का पूछे तो P का R% का स्क्वायर यहां है, दूसरे साल का और तीसरे साल का, तो दोनों को जोड़ दो। P 3 इंटू P के R% का स्क्वायर प्लस P का R% का क्यूब। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये P का R% का स्क्वायर एक बार और 2 बार, टोटल 3 बार, तो ये हो गया प्लस P के R% का क्यूब। ये आपको फॉर्मूला याद रख लेना है। अगर ये याद हो गया तो ये सवाल डायरेक्ट हो जाएगा कि मुझसे थर्ड ईयर के SI और CI का डिफरेंस पूछ रहा है। थर्ड ईयर के CI और SI का डिफरेंस पूछ रहा है तो डायरेक्ट में ये फॉर्मूला रख दो। वहां भी मैंने यही किया है, वहां पर मैंने निकाल कर वैल्यू पर निकाल कर किया है और यहां मैं फॉर्मूले में मान रख दूंगा। तो यहां पर अगर हम दूसरे तरीके से देखें इस सवाल को, तो थर्ड ईयर के CI और SI का डिफरेंस, थर्ड ईयर के CI और SI का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू P के R% का स्क्वायर प्लस P के R% का क्यूब। 2 इंटू P के R% का स्क्वायर और प्लस P के R% का क्यूब।
यहाँ पर P की वैल्यू सवाल में कितनी है 6400 रुपए और R% का मतलब है 1/8। तो बस इसमें मान रख दो कि P की वैल्यू तो है 6400 और R% का मतलब है 12.5% यानी कि 1/8। तो बस मान रख दो 6400 इंटू 1/8 का स्क्वायर, 6400 इंटू 1/8 का स्क्वायर प्लस 6400 इंटू 1/8 का क्यूब, 1/8 का क्यूब। अब आसानी से ये कैलकुलेट हो जाएगा। 2 इंटू 6400 इंटू 1/64, 2 इंटू 6400 इंटू 1/64 प्लस 6400 इंटू 1/64 इंटू 8, 8 का क्यूब है तो 8 का स्क्वायर 64 इंटू 8। क्यों मैंने 512 नहीं लिखा, उसके पीछे कारण है, क्योंकि 64 से डायरेक्ट ये 100 बार कट जाएगा तो 200, 64 से डायरेक्ट 100 बार कट गया 200, तो 100 में 8 का भाग दे दो, 100 में 8 का भाग इजी है 12.5, तो 212. दोनों कंडीशन में हमें करनी एक ही चीज है, मुझे यहां पर भी 1/64 रखना है और वहां पर भी 1/64 के हिसाब से कैलकुलेट करना है। मर्जी आपकी है, आप फॉर्मूले में मान रखना चाहो तो ऐसे कर लो और वैसे करना चाहो तो वैसे कर लो, दोनों में कंडीशन एक ही है कि 2 इंटू 100 तो हो गया R% का R स्क्वायर और R% का क्यूब जब करेंगे तो 12.5, तो 212.5 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देना बैंक आंसर। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो आपको बेस्ट लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सर्टेन अमाउंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 14 and 2/7% एंड सेकेंड ईयर इज 10% एंड द CI ऑफ सेकेंड ईयर इज 80। कि कोई एक राशि है, उस पर पहले साल तो जो ब्याज लगता है वो 14 से ही 2/7% से लगता है, दूसरे साल लगता है 10% से एंड CI फॉर सेकेंड ईयर इज 80, और दूसरे साल का जो CI है, दूसरे साल का जो CI है वो कितना है 80 रुपए। देन फाइंड द अमाउंट। तो आपको धनराशि ज्ञात करनी है, बिल्कुल आसान है, देखो आराम से समझेंगे। पहले साल के लिए रेट है 14 से ही 2/7%, पहले साल के लिए रेट है 14 से ही 2/7%, यानी कि 1/7 लिख सकता हूं मैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में बिल्कुल इजीली आपको फ्लक्चुएट करना है 1/7। दूसरे साल के लिए है 10%, यानी 1/10। अब मुझे यहां पर 1/7 के हिसाब से मिल रहा है 1/10 के हिसाब से। मैं प्रिंसिपल कुछ भी मान सकता हूं हर बार। अभी तक के हम सवालों में जब रेशो भी निकालते हैं कि 7 से बढ़कर 8 हुआ, 10 से बढ़कर 11 हुआ, यही तो हुआ, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो मैं प्रिंसिपल कुछ भी मान सकता हूं, वही जो मैं आपको हमेशा से समझा रहा हूं कि प्रिंसिपल में कुछ भी मान सकता हूं, पर मुझे ऐसा प्रिंसिपल मानना है, ऐसा प्रिंसिपल मानना है जो मेरी कैलकुलेशन को इजी बना दे, जो कैलकुलेशन को इजी बना दे। मतलब जो मैं प्रिंसिपल मानूंगा, दो तरीके से करेंगे, आप टेंशन मत लो। जो प्रिंसिपल मानूंगा उसका 1/7 भी होगा, 7 का भाग भी लगेगा और 10 का भाग भी लगेगा। तो मैंने मान लिया, माना प्रिंसिपल जो है 70 यूनिट। क्यों मैंने माना ऐसा? क्योंकि मैं इसको x भी मान सकता हूं, 100 भी मान सकता हूं, 1000 भी मान सकता हूं, लेकिन 1/7 और 1/10 कैलकुलेट करना है तो 70 से कैलकुलेट करना ज्यादा इजी रहेगा। मैंने मान लिया प्रिंसिपल 70 यूनिट। अब आसानी से निकाल देंगे। 70 यूनिट है तो पहले साल और दूसरे साल का ब्याज, पहले साल और दूसरे साल का ब्याज, पहले साल 1/7 ब्याज लगेगा, हर 7 पे 1, तो 70 पे टोटल 10 ब्याज लगेगा। टोटल कितना ब्याज लगेगा? 10 ब्याज लगेगा। दूसरी कंडीशन देख लो, दूसरे साल हर 10 पे 1 ब्याज लगेगा, हर 10 पे 1 ब्याज लगेगा, तो इस 70 पे तो लग जाएगा 7 ब्याज। दूसरे साल हर 10 पे 1 ब्याज लगेगा तो 70 पे तो लग जाएगा 7, और इस 10 पे लग जाएगा 1, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। 70 पे तो 7 और 10 पे लग जाएगा 8। टोटल ब्याज कितना लगा? 8 यूनिट। टोटल ब्याज कितना लगा? 8 यूनिट। मुझसे पूछ रहा क्या है? द्वितीय साल का चक्रवृद्धि ब्याज 80 रुपए दिया हुआ है, द्वितीय साल सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे 80 रुपीज दिया हुआ है, यानी इस 8 की वैल्यू 80 दी हुई है।
8 की वैल्यू 80 दी हुई है तो मुझे इस 70 की वैल्यू पूछ रहा है। प्रिंसिपल मैंने 70 ही तो माना था, हर एक चीज 10 गुना है तो ये 10 गुना होके 700 रुपए। ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या किया मैंने, 70 मान लिया कि 70 के हिसाब से पहले साल तो लगा 10 ब्याज, दूसरे साल लगा 8 ब्याज। 8 की वैल्यू 80 है तो 70 की वैल्यू 700। अब आप बोलोगे कि सर आप इतनी देर तो हमको रेशो से करवा रहे थे और अब की बार आपने फिर ये 70 मान के और जो आप बेसिक मेथड से कराते हो उससे करा दोगे। तो मैं आपको हर एक चीज समझा रहा हूं, हर एक चीज के जितने पॉसिबल वे हैं वो समझा रहा हूं ताकि आपका दिमाग खुले, हर एक दिशा में आप सोच सको। हम इसको रेशो वाले तरीके से भी कर लेंगे कि पहले साल की जो रेट है वो है मेरी 1/7 और दूसरे साल की रेट है मेरी 1/10। यही तो हुआ, इस रेशो वाले तरीके से कर लो, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर इसीलिए ये क्लास कर रहे हैं ताकि आपका हर एक डाउट, हर एक चीज दूर हो सके। तो पहली कंडीशन 1/7 है, मतलब पहले साल अगर मेरी 7 थी राशि तो बढ़कर होगी 8। पहले साल अगर 7 थी राशि तो बढ़कर होगी 8। दूसरे साल अगर 10 थी राशि तो बढ़कर होगी 11। पहले साल 7 थी तो बढ़कर 8 होगी, दूसरे साल 10 थी तो 11 होगी। यानी कि टोटल मेरी राशि 70 से बढ़कर 88 होगी। टोटल मेरी राशि जो है 70 से बढ़कर कितनी होगी, 88। 70 से बढ़कर 88 होगी। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशो है कि पहले साल तो हुआ 7 से बढ़कर 8 और दूसरे साल हुआ 10 से बढ़कर 11। इसका मतलब 70 से बढ़कर तो हुई 80 और 80 से बढ़कर हुई 88। प्रिंसिपल ये फर्स्ट ईयर के एंड में और ये अमाउंट। क्या हुआ, मैंने ये क्यों निकाला है, क्योंकि मुझे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट काउंट करना है। क्यों मैंने इसको ऐसे निकाला है, क्योंकि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट काउंट करना है कि पहले 7 से बढ़कर 8 हुई, मतलब 70 से 88 हुई, ये टोटल आ गया कि 70 से बढ़कर पहले साल तो हुई 80, दूसरी साल 10 से 11 हुई तो 80 से बढ़कर 88 होगी। मुझे ही पूछ रहा है दूसरी साल का इंटरेस्ट। इस 8 यूनिट की वैल्यू 80 है, मुझे सवाल में दिया हुआ है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जो 80 से बढ़कर 88 हुई। 8 इंटरेस्ट की वैल्यू 80 रुपए है, जो 8 है इंटरेस्ट उसकी वैल्यू 80 रुपए है। तो मुझसे जो प्रिंसिपल पूछा है इस 70 की वैल्यू 700 रुपए हो जाएगी। कि 70 से बढ़कर 80 हुई पहले साल में, फिर 80 से बढ़कर 88, 80 से 88 हुई। 8 यूनिट की वैल्यू 80 है, जो सेकेंड ईयर का ब्याज है ये 80 से 88 हुई, तो जो सेकेंड ईयर का ब्याज है 8, उस 8 की वैल्यू अगर 80 हो गई तो इस 70 की वैल्यू हो जाएगी 700। इस 70 यूनिट की वैल्यू जो प्रिंसिपल माना था वो हो जाएगी 700। इससे भी यही आया, मैंने 8 यूनिट की 80 निकाली, यहां पर भी बात वही बन रही है। तो आपके जचे जैसे कीजिए, हर आपको गणित छूट देती है कि आप किसी भी तरीके से करो, शर्त सिर्फ एक है, आपको सही से करना है। सही से करोगे आंसर वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 64,800 की कोई राशि है वो 64,800 बन जाती है चक्रवृद्धि ब्याज पे। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 64,800 एट कंपाउंड इंटरेस्ट की चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि 64,800 बन जाती है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इन 3 years is 12.5, 6 and 2/3% and 9.09% रिस्पेक्टिवली। कि 3 साल तक ब्याज किस प्रकार से चला है, पहले साल तो 12.5, दूसरे साल 6 से ही 2/3% और तीसरे साल 9.09%, दूसरे साल 9.09%। तो फाइंड द सीआई, देन फाइंड द सीआई, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। हिंदी में देखो कि एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 64,800 बन जाती है यदि ब्याज की दर तीनों सालों के लिए पहले साल 12.5%, दूसरे साल 6 से ही 2/3% और तीसरे साल 9.09% वार्षिक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। मतलब क्या है, एक व्यक्ति है उसने उधार लिए तो रेट आपकी ये लगी, अगर 3 साल बाद बढ़कर राशि 64,800 होगी तो हमें सीआई जो इसमें लगा वो कैलकुलेट करना है। बिल्कुल आसान है। पहले साल आपकी रेट है 12.5%, फर्स्ट ईयर में आपकी रेट जो है 12.5% यानी 1/8, 12.5% है तो 1/8।
दूसरे साल में रेट है 6 एंड 2/3%। सेकेंड ईयर में जो आपकी रेट है 6 एंड 2/3% यानी 1/15। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको हर एक चीज की परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू आपस में इंटरचेंज करना आना चाहिए, क्योंकि ये हमसे पूछा जाता है। और तीसरे साल है 9.09%, यह है 1/11, 1/11। ये आपको बिल्कुल कॉमनली यूज टर्म है, जनरली यूज की जाती है, तो इतनी याद होनी ही चाहिए, क्योंकि आप सीजीएल से, आप बैंक से जब आप 60-70 हजार रुपए महीने की नौकरी ले रहे हो तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशो निकाल देंगे, प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशो निकाल देंगे। फर्स्ट ईयर में 12.5% ब्याज लग रहा है, यानी हर 8 पर 1 ब्याज लग रहा है, तो 8 से बढ़कर हो जाएगा 9। हर 8 पर 1 ब्याज लग रहा है तो 8 से बढ़कर हो जाएगा 9। दूसरी साल हर 15 पर 1 ब्याज लग रहा है तो 15 से बढ़कर हो जाएगा 16। दूसरे साल 15 से बढ़कर हो जाएगा 16। तीसरे साल 1/11 है, यानी 11 से बढ़कर राशि हो जाएगी 12। 11 से बढ़कर राशि हो जाएगी 12, यानी कि पहले साल 8 से 9, दूसरे साल 15 से 16 और तीसरे साल 11 से बढ़कर 12 हुई। अब ये रेशो है, ये आपस में रेशो है, तो अगर हम चाहें तो इनको काट पीट भी सकते हैं। रेशो है, इनको लास्ट में मैं गुणा करूंगा, लास्ट में मैं गुणा करके भी काटूंगा, लास्ट में गुणा करके भी काटूंगा, तो पहले ही काट लो। ये 8 से चला गया 2 बार। आप ध्यान रखना ये अनुपात है, तो इधर वाली राशि से इधर वाली राशि काट सकते हो, इन दोनों को आपस में नहीं काट सकते। फाइनली ये बनेगा 8 × 15 × 11 रेशो 9 × 16 × 12। तो जब यहां पर मैं काट सकता हूं तो पहले ही क्यों ना काट दूं, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैंने काट दिया, 8 से कट गया 2 बार। अब आप देखो ये 3 से कटेगा 3 बार और ये 3 से कटेगा 5 बार। 3 से काट दिया 3 रेशो 5, यानी अगर ये राशि मेरी 55 थी तो बढ़कर होगी 72। 11 पंजे 55 थी तो 12 छिकी 72 होगी। मतलब ये जो मेरी राशि थी ये 55 थी अगर शुरुआत में, तो 3 साल बाद बढ़कर हो जाएगी 72। तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, मुझे इंटरेस्ट मिला 17 रुपए, 17 यूनिट। कि अगर 55 मैंने इन्वेस्ट किए थे तो मुझे 72 मिले, मतलब 17 मुझे ब्याज का मिला। इसमें सवाल में दिया हुआ है इस 72 की वैल्यू, इस 72 की वैल्यू दी हुई है 64,800। इस 72 की वैल्यू दी हुई है 64,800, तो 17 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। 72 की वैल्यू दी हुई है, 17 की वैल्यू ज्ञात कर लो। 17 को गुणा कर देंगे 64,800 बटा 72 से, 64,800 बटा 72 से। अब आप देखो इसको इजीली भाग जा रहा है कि 72 से अगर मैं 64,800 में भाग दूंगा तो जाएगा 900 बार। 900 बार कैसे, आपको खुद हिंट मिलेगा। यूनिट डिजिट 2 है और यूनिट डिजिट 8 बनाना है। 2 से मुझे यूनिट डिजिट 8 बनाना है, तो या तो मैं 4 से गुणा करूंगा या 9 से, या तो 4 से गुणा करूंगा या 9 से। ठीक है, यहां पर है 70, ये वैल्यू 70 के आसपास है और ये 630 के आसपास है। 648 जो है 630 के आसपास है, मतलब मैं 9 से ही गुणा करूंगा, तो आप डायरेक्ट 9 से गुणा कर लो। 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 1 64, तो 9 से कट गया 00 ऐसा का ऐसा। 17 को 9 से गुणा कर दो, 17 नाम 153 00। 17 को 900 से गुणा करना है, 17 नाम 153 00। ऑप्शन नंबर डी 15,300 रुपए देना बैंक हमारा आंसर हो गया। क्या किया मैंने, रेशो निकाला, 15 से 72 हुई है, यानी 17 रुपए ब्याज मिला है। अगर 72 की वैल्यू 900 गुना है तो 17 को भी 900 से गुणा कर दो, 15,300। इसी के साथ हमारा आंसर भी हो गया और बातों बातों में ही हमारा समय भी पूरा हो गया। अब मैं मिलूंगा आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इनको रिवाइज करना है, और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।